नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। आज के वीडियो में अपन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का एक नया टॉपिक सोलर एनर्जी लेने वाले हैं, जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर आता है। जो अपन ने लास्ट वीडियो में जो पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ा था, उसके अंदर अपन ने कुछ पार्ट उसका डिस्कस कर लिया था कि कौन से कैटेगरी के अंदर ये आता। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं सोलर एनर्जी पर। और आज के टाइम पे प्रेजेंट सिचुएशन में सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्या क्या इनके यूज हैं, इन सब के बारे में ही देखने वाले। तो देखो, प्रेजेंट जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में जो अपने कॉमर्शियल फ्यूल के सोर्सेज थे, पेट्रोल, डीजल और जो भी अपने कॉमर्शियल सोर्सेज थे, वो क्या है, एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और कभी भी एग्जॉस्ट हो सकते हैं। इनका रीयूज पॉसिबल नहीं है। तो इन्हीं को देखते हुए जो सोलर एनर्जी है, ये एक आपका अल्टरनेटिव हो सकता है, एक बेस्ट अल्टरनेटिव हो सकता है, जो कभी एग्जॉस्ट नहीं होगा, कभी कंप्लीट नहीं होगा, कभी पूरा नहीं होगा। ये जो क्लासिफिकेशन है, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा एग्जॉस्ट क्यों नहीं होता है, कौन सा एग्जॉस्ट होता है, किसका रीयूज पॉसिबल है और किसका रीयूज पॉसिबल नहीं है। तो ये अपन ने लास्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया था। अगर नहीं देखा आपने अभी तक तो वो देख लीजिए, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो देखो, सोलर एनर्जी एक ऐसा सोर्स है जो कभी एग्जॉस्ट नहीं होगा, कभी कंप्लीट नहीं होगा, सालों साल चलने वाला है। तो ये सोर्स एक ऐसा सोर्स है जो परमानेंट सोर्स बन सकता है। तो आज के टाइम पे सोलर एनर्जी के बहुत सारे यूजेज हैं और उन यूजेज में कुछ यूजेज ऐसे भी हैं जो यूज केवल सोलर एनर्जी के थ्रू ही हो सकते हैं। बाकी और जो सोर्सेज है वो इतने ऑप्टिमाइज नहीं है इसके लिए। तो देखो, सोलर एनर्जी की बात करें तो सोलर एनर्जी अपने को कहां से मिलती है? सोलर एनर्जी मिलती है अपने को सन से। कहां से मिलती है? सन से। और सन से ये एनर्जी कंटिन्यूअस अपने को मिलती रहती है। अगर ऑन एवरेज बात करें तो जो सन से जो एनर्जी आ रही है, जो लाइट आ रही है, उसको अर्थ तक पहुंचने के लिए 8.3 मिनट का टाइम लगता है। अब यहाँ पे अपन डिटेल में नहीं जाएंगे कि जो सोलर एनर्जी है वो किस स्पीड से ट्रेवल करती है, क्योंकि फिजिक्स तो अपन पढ़ नहीं रहे ना। तो फिजिक्स में अपन डिस्कस करते हैं कितनी स्पीड से चल रही है, कितनी इसकी टर्मिनल वेलोसिटी है, कि किस स्पीड से ये जा रही है, कितना टाइम लगेगा। इन चीजों के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अपना बेसिक चीज है कि अपन ये देख लेते हैं कि ये जो सन से जो भी रेडिएशन, जो भी एनर्जी, जो भी लाइट निकल रही है, उसको अर्थ तक पहुंचने के लिए 8.3 मिनट का टाइम लगता है। यहाँ पे एक जो मुख्य इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है सोलर कांस्टेंट को लेकर। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सोलर कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, सोलर कांस्टेंट कितना होता है। तो देखो, सोलर कांस्टेंट क्या बताता है कि कंटिन्यूअसली सन से जो भी रेडिएशन आ रही है अर्थ की सरफेस पर, वो रेडिएशन पर सेंटीमीटर एरिया, पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में कितनी आ रही है। देखो, आपका ये अर्थ सरफेस है। इस अर्थ सरफेस पर ये एनर्जी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में 1 मिनट में कितनी पहुंच पा रही है, इस एनर्जी को बोलेंगे अपन सोलर कांस्टेंट वैल्यू। तो सोलर कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है? 1.94 कैलोरी पर मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी वैल्यू कितनी होगी? 1.94 कैलोरी पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, कैसे भी ले लो, वैल्यू यही रहने वाले। कुछ जगह 1.96 में मिल जाएगा, तो ये कोई ज्यादा वेरी नहीं करता है। 1.94 या 1.96 दोनों में से कोई भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये क्या है कि इतना कैलोरी, 1.94 कैलोरी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में किसी 1 मिनट में गिरती है। इस वैल्यू को बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। किसी 1 सेंटीमीटर एरिया में या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में लेते हैं, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया में किसी 1 मिनट में कितनी एनर्जी आ रही है, वो एनर्जी क्या कहलाएगी? सोलर कांस्टेंट। अगर कभी कभी क्या होती है, इनकी जो यूनिट होती है वो भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अगर यूनिट चेंज हो तो वहां पे आ जाएगा 1353 वाट पर मिनट या पर मीटर, जो भी होगा ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? 1353 आएगा, या फिर आपके 1.94 कैलोरी पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो ये आपकी क्या होगी? सोलर कांस्टेंट की वैल्यू होगी। नेक्स्ट, अगर अपन बात करते हैं सोलर एनर्जी के यूज, तो प्रेजेंट सिचुएशन में बहुत सारे यूजेज हैं सोलर एनर्जी के।
उनमें से अपन कुछ यूजेज लेने वाले हैं। जैसे अपन बात करें क्या क्या यूजेज है सोलर एनर्जी के, तो एक तो होता है हीटिंग एंड कूलिंग। देखो हीटिंग एंड कूलिंग के अंदर सोलर एनर्जी का बहुत ज्यादा यूज है, चाहे हीटिंग और कूलिंग अपनी बिल्डिंग की हो या फिर किसी एयर और वाटर की। जैसे अपन सोलर हीटर लेते हैं, एयर हीटर, और सोलर वाटर हीटर भी लेते हैं, जो क्या करते हैं एयर और वाटर को हीट अप करने या कूलिंग के लिए काम में आते। ठीक है, तो हीटिंग और कूलिंग के लिए एक अच्छा इक्विपमेंट हो सकता है या अच्छा सोर्स हो सकता है सोलर एनर्जी। इसके अलावा बिल्डिंग की हीटिंग और बॉइलिंग में या हीटिंग और कूलिंग में काम में आता है। जैसे अपन बात करते हैं जो बिल्डिंग होती है अपने किस डायरेक्शन में बनाते हैं, कुछ बिल्डिंग ज्यादा हीटअप होती है, कुछ कम होती है, तो ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपके एनर्जी सोर्सेज के ऊपर, यानी सोलर एनर्जी अपने लिए एक इसका सोर्स बन सकती है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं सेकंड, तो आपके जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए काम में आती है, जिसमें अपन क्या यूज करते हैं, फोटोवोल्टिक सेल को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, फोटोवोल्टिक सेल को यूज करते हैं। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करें, इसके बहुत सारे और भी यूजेज हैं, जैसे सोलर लैंप। सोलर लैंप क्या होता है, सोलर एनर्जी की वजह से चार्ज हो जाता है, और जब नाइट में लाइट नहीं होती उस समय इसको यूज किया जा सकता है। इसके अलावा रॉड लाइट भी होती है सोलर, तो उनमें भी इनका यूज है। सोलर रेफ्रिजरेशन भी होता है। इसके अलावा सोलर इन्वर्टर भी होता है, जिसको अपन दिन के समय सोलर एनर्जी से चार्ज कर सकते हैं और रात के समय काम में ले सकते हैं। इसके अलावा और बात करें तो सोलर ड्रायर आता है, जो क्या करता है, जो भी आपके एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड प्रोडक्ट या एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होते हैं उनको ड्राई करने के काम में आता है, सोलर ड्रायर आता है। ठीक है, सोलर डिहाइड्रेशन के भी काम में आता है। ठीक है, इसके अलावा आपके क्या होते हैं, जो सोलर एनर्जी को यूज करके बहुत सारे ग्रीन हाउस भी ऑपरेट किए जाते हैं उसी एनर्जी से। इसके अलावा आपके कुकिंग में भी काम में आती है सोलर एनर्जी। तो ये बहुत सारे पर्पज है जिनमें सोलर एनर्जी को काम में ले सकते हैं। मेनली अपन बात करेंगे आज के वीडियो में जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए कैसे इलेक्ट्रिसिटी में इसका यूज होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले देख लेते हैं क्या क्या इनके एडवांटेज हैं और क्या इनके डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेज की बात करें तो सोलर एनर्जी के बहुत सारे बेसिक एडवांटेज है। एक तो ये क्या होता है, कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती है, तो अपन बोल सकते हैं नो पोल्यूशन या पोल्यूशन फ्री होता है। यानी यहाँ पे सोलर एनर्जी को यूज करोगे, अगर अपन जो अपने कन्वेंशनल सोर्सेज है डीजल पेट्रोल यूज करते हैं, तो उनमें क्या होता है, जो एग्जॉस्ट से गैसें निकलती है वो गैसें क्या करती है, पोल्यूशन का वर्क करती है, जबकि यहाँ पे ऐसा पोल्यूशन जैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, दूसरा होता है फ्रीली अवेलेबल होती है। ठीक है, सब जगह अवेलेबल होती है, इवनली अवेलेबल होती है। ऐसा थोड़ी है कि राजस्थान में सोलर एनर्जी मिल रही है और पश्चिम बंगाल में नहीं मिल रही है, या पश्चिम बंगाल में उसके लिए पैसे देने पड़ रहे हैं, राजस्थान में पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं। तो ये फ्रीली अवेलेबल है और एवरीवेयर अवेलेबल है वर्ल्ड में। जहां पे भी कोई इंसान रहता है वहां पे जो सन एनर्जी होती है वो फ्रीली अवेलेबल होती है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई चार्ज करना पड़ता है या कहीं के लिए अवेलेबल नहीं होती, सब जगह फ्रीली और इवनली अवेलेबल होती है। तो ये वाला जो सोर्सेज है इसका एक बेनिफिट भी है कि ये क्लीन फ्यूल के साथ साथ या क्लीन एनर्जी के साथ साथ फ्रीली और इवनली अवेलेबल है। ऐसा थोड़ी है कि आपको इसके लिए कोई पैसे देने पड़ रहे। अगर पैसे देने पड़ते तो क्या होता है, जैसे खाने के लिए जाते हैं ना, वैसे आपको इसके लिए भी जाना पड़ता, बोला टेबल नंबर 5 पे 5 किलो धूप डालो या टेबल नंबर 3 पे 2 किलो धूप डालो। ऐसा थोड़ी होता है, ये फ्रीली अवेलेबल है। इन्वायरमेंट में क्या होती है, फ्रीली या अपने बात नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में फ्रीली अवेलेबल हो जाती है। कुछ डिसएडवांटेज भी है। क्या डिसएडवांटेज है, जिसकी डेंसिटी होती है वो क्या होती है, लो डेंसिटी होती है। ठीक है, किसी एरिया में है ना जो सोलर एनर्जी आ रही है वो एनर्जी किसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कंपेयर में या डीजल या पेट्रोल इंजन के या पेट्रोल डीजल या पेट्रोल फ्यूल के कंपेयर में जो डेंसिटी होती है पर यूनिट वर्क की वो डेंसिटी कम होती है, तो लो डेंसिटी होगी। दूसरी क्या होती है, ये वेरी करती है टाइम टू टाइम। ठीक है, टाइम टू टाइम कैसे वेरी करती है, जैसे फॉर एग्जांपल
समर सीजन आ गई तो सोलर एनर्जी का वैल्यू होगा वो बढ़ जाएगा, विंटर सीजन आ गई तो ये कम हो जाएगा, रेनी सीजन में कम रहता है, ठीक है। ऐसे डे के टाइम ज्यादा होता है, नाइट के टाइम कम होता है, यानी टाइम टू टाइम ये वेरी भी करता है, लेकिन जो वेरी करेगा वो सभी जगह का करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूट तो इवनली है लेकिन टाइम के साथ साथ वेरी करता रहता है, ठीक है। तो आज अपन इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे, सोलर इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करता है। तो वहां पे है क्या होता है, फोटोवोल्टिक सेल यूज होते हैं, ठीक है। कौन से सेल यूज होते हैं, फोटोवोल्टिक सेल यूज होते हैं। फोटोवोल्टिक सेल से अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। फोटोवोल्टिक सेल एक ऐसा टाइप है जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे ये क्या करेगा, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। जो कन्वर्जन की प्रोसेस है ये किसके द्वारा की जाएगी, फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा। अब ये जो सेल होते हैं ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के सेल होते हैं या दो टाइप की प्लेट होती है, ठीक है। पहली तो होती है फ्लैट प्लेन, फ्लैट प्लेट, यानी इसमें क्या होगा, जो सरफेस की जो प्लेट होगी वो फ्लैट होगी, ठीक है। और दूसरी टाइप होती है वो होती है फोकस टाइप या फिर कॉन्सेंट्रेटिंग टाइप, ठीक है। ये क्या करती, किसी एक जगह पूरी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट कर देती, ठीक है। उसको बोलेंगे अपन कॉन्सेंट्रेटिंग या फोकसिंग टाइप। देखो सबसे पहले आती है फ्लैट प्लेट। फ्लैट प्लेट टाइप की जो भी फोटोवोल्टिक सेल आते हैं वो बिल्कुल प्लेन होते हैं, फ्लैट होते हैं, ठीक है। इन सेलों की खास बात ये होती है कि ये लो सोलर एनर्जी पर वर्क करते हैं। जब जैसे टेम्परेचर आपका 100 डिग्री से कम होता है उस समय आप फ्लैट प्लेट को यूज कर सकते हो, यानी यहाँ पे जो प्लेट होगी वो फ्लैट होगी, ठीक है। जबकि कॉन्सेंट्रेट होती है या फोकसिंग टाइप होती है, ये क्या करती है, ये तब यूज की जाती है जब टेम्परेचर हाई होता है। इसमें देखो क्या होता है, ये कुछ इस टाइप की होती है, यानी आपके इस टाइप की अपन बोल सकते हैं इसको, जैसे आपकी डिश लगी हुई होती है ना उसी टाइप की ये क्या होती है, दोनों तरफ से थोड़ा अपना एंगल बना लेती है, इस टाइप से, कुछ इस टाइप से एंगल बना लेती है। अब देखो यहाँ गिरेगी और यहाँ गिरेगी, जो सब एनर्जी होगी वो सारी आकर एक जगह कॉन्सेंट्रेट करेगी, किसी एक बिंदु पर फोकस करेगी, इसीलिए इसको फोकस या कॉन्सेंट्रेटिंग प्लेट टाइप भी कहते हैं, यानी हर एनर्जी को एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट करती है। जबकि यहाँ फ्लैट प्लेट में ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल प्लेन प्लेट होती है, ठीक है। अब देखो इसकी बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं, फ्लैट प्लेट बेसिकली होता कैसा है। तो देखो फ्लैट प्लेट की स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो देखो ये बेसिकली एक केसिंग में होता है, कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है इनकी। ये क्या होती है, इंसुलेटर केसिंग होती है या इंसुलेटिंग केसिंग बोलते हैं इसको। ये क्या होती है, कैसिंग होती है, यानी जो इसको पूरे को होल्ड करती है। किस टाइप की होती है, इंसुलेटिंग होती है, मतलब ये क्या होती है, जो भी एनर्जी इसके अंदर आ रही है उसको बाहर नहीं जाने देती, ठीक है। यहाँ पे कुछ राउंड राउंड फ्लूइड के कंट्रोल के लिए या जो एनर्जी आ रही है उसके कंट्रोल के लिए लगे होते हैं। ये दो ट्रांसपेरेंट क्या होती है, प्रोटेक्शन कवर लगे होते हैं जिसके ऊपर, जो ट्रांसपेरेंट होते हैं बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे जो ये वाला लगा हुआ है ना, ये वाला क्या लगा हुआ है, एब्जॉर्बर लगा हुआ है, जो इस एनर्जी को, पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। जो एक्चुअल डायग्राम है इसी टाइप का होता है, कुछ जो बेसिक इसकी चीजें हैं। बाकी आप साइड में देख ही रहे होंगे कोने में कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आती है, यही सारी चीजें आती है। इसमें देखो एनर्जी होगी, सन की जो रेडिएशन है आपकी, वो रेडिएशन कहाँ से आएगी, ऊपर से आएगी, यहां से देखो रेडिएशन आएगी, ठीक है। कुछ आपकी डायरेक्ट रेडिएशन आएगी, कुछ आपकी डिफ्यूज रेडिएशन आएगी। तो डायरेक्ट और डिफ्यूज रेडिएशन आकर कहाँ आएगी, इस एब्जॉर्बर प्लेट पे आ जाएगी, और एब्जॉर्बर प्लेट इन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके यहाँ पे अपनी प्रोसेसिंग में लग जाता है, जहां पे ये क्या कर देता है, इसको कन्वर्ट कर देता है। अब ये डायरेक्ट और डिफ्यूज वर्ड आया है, तो डायरेक्ट और डिफ्यूज की बात करें तो जो डायरेक्ट सोलर रेडिएशन या डिफ्यूज सोलर रेडिएशन होते हैं, सोलर, वो डिपेंड करते हैं आपके सिचुएशन के ऊपर। देखो डायरेक्ट जो सोलर रेडिएशन होता है इसको मेजर करने के लिए आप क्या यूज करते हो, या टोटल सोलर रेडिएशन को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हो, ये आपको पहले से पता है।
टोटल सोलर रेडिएशन किससे मेजर की जाती है? पायरेनोमीटर से, और डायरेक्ट पायरो हेलियोमीटर से। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट सोलर रेडिएशन या टोटल सोलर रेडिएशन आए तो किससे मेजर करेंगे? टोटल सोलर रेडिएशन पायरेनोमीटर से, और डायरेक्ट सोलर या पायरेनो हेलियोमीटर। ठीक है, या हेलियोमीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट सोलर रेडिएशन और डिफ्यूज सोलर रेडिएशन दोनों को मिलाकर अपन बोलेंगे टोटल सोलर रेडिएशन, जिसको मेजर किया जाता है पायरेनोमीटर से। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं फोकस और कॉन्सेंट्रेटिंग टाइप, जो हाई टेम्परेचर पर यूज की जाती है, मैकेनिज्म इसकी भी मोर और लेस सेम ही होती है, लेकिन यहाँ पे जो प्लेटें लगी हुई होती है वो क्या होती है? कर्व की शेप में लगी होती है, और इस कर्व की शेप में क्या होगा? जो एनर्जी होती है, जो बाहर से एनर्जी आ रही है, वो एनर्जी क्या होगी? किसी एक पॉइंट पर फोकस की जाएगी, कॉन्सेंट्रेट की जाएगी। इनका भी डायग्राम आप साइड में देख रहे हो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये जो सोलर हीट का या सोलर एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है या ट्रांसफर होती है, इनके बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे कौन सा राइट होगा उसके बारे में देखेंगे अपन। देखो, जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है इसके लिए बेसिक 3 प्रोसेस होती है। सबसे पहले कंडक्शन, सेकंड होती है कन्वेक्शन, और थर्ड होती है रेडिएशन। क्या होता है ये? सोलर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए 3 प्रोसेस होती है। मेनली ये एनर्जी ट्रांसफर से रिलेटेड है, और 3 प्रोसेस कौन सी होगी? कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक है, कंडक्शन ये बताता है किसी ठोस सरफेस पर, जैसे एक जगह हाई है और दूसरी जगह टेम्परेचर लो है, तो हाई टू लो टेम्परेचर किसी सॉलिड सरफेस में के अंदर जो हीट का मूवमेंट होता है, ये हीट का मूवमेंट कंडक्शन के रूप में होता है। जैसे ये देखो, ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, अगर ये यहां से गर्म और यहां से ठंडी है, तो गर्म से ठंडी की तरफ जो हीट ट्रांसफर हो रही है कंडक्शन की वजह से हो रही है। सॉलिड है ये, इस वजह से इसको कंडक्शन बोलेंगे। सॉलिड के अंदर जो भी मूवमेंट होता है कंडक्शन की वजह से होता है। देखो, एक दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। चिमटा सबने देखा है, जब रोटी बनाते हैं तो चिमटे का एक हिस्सा गर्म हो जाता है, दूसरा ठंडा रहता है। धीरे धीरे जो ठंडा था वो भी गर्म होने लग जाता है। रीजन क्या है? सॉलिड स्टेज में जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है हाई एनर्जी टू लोअर एनर्जी, वो किसके फॉर्म में हो रहा है? कंडक्शन के रूप में या कंडक्शन की फॉर्म में हो रहा है, जिससे क्या होगी? एनर्जी हाई टू लोअर यूनिट की तरफ चली जाएगी। कन्वेक्शन होता है मेनली मास मूवमेंट से जाना जाता है। यहाँ पे जो मूवमेंट होता है वो मास मूवमेंट होता है, जो मेनली लिक्विड से डील करता है या फ्लूइड से डील करता है। लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा तो हीट भी उसके साथ साथ मूव करेगी। यहाँ पे देखो, सॉलिड स्टेज में मटेरियल मूव नहीं कर रहा था, मटेरियल जहां था वहीं का था, वहीं हीट का मूवमेंट हो रहा था। जबकि कन्वेक्शन में मटेरियल यानी जो लिक्विड होता है उसका मूवमेंट ही होता है। और रेडिएशन में किसमें? जो स्पेस के अंदर मेनली काम में आता है। और यहाँ पे जो रेडिएशन होता है, ये रेडिएशन क्या होता है? यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में क्या होता है? एनर्जी का मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह। तो तीनों में पता लग गया। कंडक्शन में तीनों में हीट का मूवमेंट हो रहा है, देख ध्यान रखने वाली बात है, तीनों में मूवमेंट हीट का हो रहा है। कंडक्शन में सॉलिड स्टेज, कन्वेक्शन में मास या लिक्विड फॉर्म में, और रेडिएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में। ठीक है, किसके रूप में होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं रेडिएशन। कंडक्शन, सॉलिड, कन्वेक्शन, लिक्विड, और रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में। अब देखो, इसको एक एग्जांपल से लेते हैं। एक आपके पास में क्या है? कोई बर्तन है। इस बर्तन में आपने क्या कर रखा है? पानी डाल रखा। क्या डाल रखा है? पानी डाल रखा है। नीचे क्या है? आपने एक हीटर लगा रखा है। ठीक है, इसको अपन ने मान लिया ये क्या है? कोई भी हीटर। अब देखो, इन्वायरमेंट से क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में क्या आ रही है? एनर्जी आ रही है। ये एनर्जी की कौन सी फॉर्म होगी? रेडिएशन हो गई। ठीक है, इसके बाद में आपने क्या किया? इस बर्तन में के पास में या इस बर्तन से क्या हो गया? कोई लोहे की चीज टच करके रख दी आपने। ये लोहे का क्या हो गया? हैंडल हो गया इस बर्तन का। ऐसा मान लिया आप, हैंडल लगा रखा है इस बर्तन के। ठीक है, अब क्या हुआ? इस हीट ने इस पानी को गर्म किया, तो पानी में देखो पहले नीचे वाला गर्म हुआ, फिर ऊपर वाला गर्म होगा। तो ये जो प्रोसेस चल रही है इसमें क्या होगा? नीचे का पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हीट किसके साथ जा रही है? लिक्विड के साथ जा रही है, पानी के साथ जा रही है। तो ये प्रोसेस क्या हो गई? कन्वेक्शन।
थर्ड फॉर्म है ये वाली, देखो यहाँ पे ये बर्तन भी गर्म हुआ था, सॉलिड स्टेज है, और इसका हैंडल है ये भी सॉलिड है। जैसे जैसे बर्तन पहले तेज गर्म हुआ, फिर धीरे धीरे हैंडल भी गर्म होने लग जाता है। चाय बनाई तब देखा ना कि जो हैंडल होता है बर्तन का वो भी धीरे धीरे गर्म होने लग जाता है। ये जो होता है ये सॉरी आपका, हाँ, कंडक्शन होता है ये, ठीक है। तो आपके कंडक्शन में क्या हुआ, सॉलिड स्टेज में हो गया, देखो बर्तन सॉलिड था और हैंडल भी सॉलिड था। कन्वेक्शन मास या लिक्विड की फॉर्म में क्या होगा, पूरा मास का मूवमेंट ही होगा, तो ये लिक्विड हो गया, और रेडिएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में होता। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है जेआरएफ के अंदर भी कि विच वन फॉर्म इंक्लूड इन एनर्जी लॉस, ऑप्शन या एनर्जी लॉस में कौन सी फॉर्म इंक्लूड होती है। तो देखो हर एक फॉर्म एनर्जी लॉस के अंदर हो रही है, कंडक्शन भी होती है, कन्वेक्शन भी होती है, और रेडिएशन भी होती है। अब ये डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर, ठीक है, कि कौन सा उसमें ऑप्शन में दे रखा है, कौन सा नहीं दे रखा। तीनों फॉर्म से एनर्जी लॉस होता है, क्योंकि जब भी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो एनर्जी का कुछ पार्ट हमेशा लॉस आता होता ही है। कभी ऐसा नहीं होता कि 100% एनर्जी यूटिलाइज होता है। तो सोलर एनर्जी का जो बेसिक मेन चीजें आती है वो यहीं से आती है, इसके अलावा कुछ नहीं आती है। नेक्स्ट जो अपना पार्ट रहने वाला है वो एग्रीकल्चर के अपन बात कर सकते हैं, तो बायोडीजल पे लेंगे या फिर बायोफ्यूल के ऊपर ले लेंगे, या दोनों एक साथ भी ले सकते हैं। आज की वीडियो को यहीं तक रखने वाले, इसी के साथ धन्यवाद।